डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में वेलकम है। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिस वीडियो में आपको हम बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो हमारा पहला ही पेपर समकालीन एवं भारत एवं शिक्षा के बारे में अध्ययन चल रहा था, उसमें हम थर्ड यूनिट को लेकर के हमने जो जितने भी हमारे आयोग गठित किए गए हैं भारत में, उनके ऊपर चर्चा हमारी चल रही थी। तो आज हम जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो हमारा 1964 में गठित किया गया है, 1966 में उन्होंने सुझाव दिए हैं। कुछ सुझाव को जो है हमने पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, उनको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज उनके कुछ सुझाव को हम जो नए सुझाव है उनको ऊपर चर्चा करेंगे। पहला जो सुझाव है विश्वविद्यालय के उन्नयन हेतु सुझाव, यानी कि उसमें उन्नयन लाना है, प्रगति लानी है, प्रोग्रेस करनी है, उसका जो स्तर है वो गुणात्मक करना है, क्वालिटी लानी है। तो उसके लिए क्या उसमें सुझाव हो सकते हैं? जैसे इन्होंने बताया है कि आयोग ने उच्च शिक्षा के प्रशासन, संगठन, उद्देश्य, शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम है ना, माध्यम शिक्षा का और मूल्यांकन संबंधी जो भी सुझाव उन्होंने दिए हैं वे उसके स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से ही दिए हैं। उन्हें हम संक्षेप में इस प्रकार क्रमबद्ध कर सकते हैं या इस प्रकार से उसको हम देख सकते हैं, यानी कि जो भी उन्होंने इससे पहले सुझाव दिए हैं उससे क्या होगा, उससे जो शिक्षण स्तर है उसमें सुधार ही आएगा, वो उन्नति होगी, प्रगति ही होगी। जैसे ये कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। जो आपका यूजीसी है उसको और सुदृढ़, मजबूत या स्वायत्तता देने की उन्होंने बात कही है, उनको अधिकार देने की और ज्यादा बात कही है। उसे जिससे क्या हो जाएगा, उसको अधिकार देने के बाद उसे और अधिक उत्तरदायित्व सौंपे जाने चाहिए, जिससे शिक्षा के स्तर के लिए जो है सुधार ज्यादा किया जा सके, या वो जो करना चाहता हो शिक्षा में सुधार करने के लिए वो अपना कार्य कर सकता हो, अगर उसको फ्री माइंड होकर के तो एक स्वायत्तता दी जाए, उसके अधिकार को और बढ़ाया जाए। दूसरा कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन तंत्र में सुधार किए जाए और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। देखिए, कोई भी तंत्र होता है, संगठन होता है, अगर उसके ऊपर बिना मतलब का कोई नियंत्रण होगा, कंट्रोलिंग होगी, तो वो फ्री माइंड होकर के अपना कार्य नहीं कर सकता है। उसको एक स्वायत्तता दी ही जानी चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में कुछ निर्णय ले सकता हो, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे, और थोड़ा सा उसमें जांच तो रखनी है कि उन अधिकारों का दुरुपयोग तो वो नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रशासन तंत्र में सुधार किए जाने चाहिए और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। कुछ उच्च श्रेणी के महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों में विकसित किया जाना चाहिए। ये पहले भी बात आई थी कि कुछ जो उत्तम श्रेणी के महाविद्यालय हैं उनको स्वायत्त महाविद्यालय बनाया जाना चाहिए। वो कुछ अपने पाठ्यक्रम निर्माण में या अध्यापकों की नियुक्ति में कुछ वो निर्णय ले सकते होंगे, तो उनको उससे क्या लाभ होगा, शिक्षण स्तर जो है वो मेंटेन हो जाएगा, वो गुणात्मक स्तर बन जाएगा उनका। नेक्स्ट आता है इसमें कि कुछ विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में विकसित किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। इनमें स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध कार्यों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ इस तरह का एक कार्यक्रम वहां पर चलाना चाहिए, यानी कि जो विश्वविद्यालय है हमारे, उनमें से जहां पर उत्तम प्रकार की शिक्षण व्यवस्था दी जा रही हो या वो क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस होल्डर वहां पर प्रोफेसर हो, तो उनको वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में विकसित कर देना चाहिए, उनका पुनर्संगठन बना देना चाहिए। उच्च शिक्षा में केवल मेधावी, योग्य और परिश्रमी छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए, यानी कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, है ना, कि ये भी स्नातक पास है, ये भी स्नातक पास है, लेकिन हमें तो वहां पर करीब चाहिए है। सामान्य बच्चे बहुत कम हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जितने भी मेधावी और योग्य परिश्रमी छात्र होंगे उतना हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र जो है वो विकसित कर सकेगा, उनके राष्ट्रीय विकास में वो सहयोग बच्चे कर सकेंगे। अदरवाइज तो बिना मतलब की भीड़ इकट्ठी करनी ही होगी, इसका मतलब ये है इनके अनुसार। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य सुस्पष्ट किया जाना चाहिए। उसके मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उच्च ज्ञान की प्राप्ति, राष्ट्र को विशेषज्ञों की पूर्ति और नए नए तथ्यों और नए नए सत्यों की खोज होना चाहिए। यानी कि
जो उद्देश्य है विश्वविद्यालय स्तर के वो स्पष्ट होने चाहिए और उन स्पष्ट उद्देश्यों को आधार पर ही फिर हमारा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए और वो बच्चों को भी पता लगना चाहिए उद्देश्य और वो टीचर्स को भी उद्देश्य पता होने चाहिए, तब उस पर जाकर के हम वर्क करेंगे। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक और अद्यतन बनाया जाना चाहिए। व्यापक होना चाहिए तो बहुत सारे उसमें जो है विषयों को का समावेश किया जाना चाहिए। अद्यतन का मतलब यह है नवीनीकरण करना, उसमें नवीन विषयों को उसमें लेके आना। जैसे वर्तमान में जिन विषयों की आवश्यकता हो, जिन विषयों की मांग हो, उनको उसमें लाना चाहिए। फिर इसमें क्या बता रहे हैं कि स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर देना चाहिए और जिन विषयों में आवश्यकता हो उनमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष का कर देना चाहिए। यानी कि जहां पर बिल्कुल आवश्यकता महसूस कर रहे हो तो वो पीजी कोर्स भी 3 वर्ष के करने की बात इन्होंने कही है। नेक्स्ट इसमें कहा है इन्होंने कि उच्च कक्षाओं में शिक्षण इस प्रकार किया जाए कि छात्र छात्राएं रटने के स्थान पर समझने की ओर बढ़े। इसके लिए व्याख्यान के साथ साथ स्वाध्याय और विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यानी कि जो छात्रों की रटने की प्रवृत्ति होती है उसको कम से कम करने की कोशिश करें। जब लेक्चर हो जाता है, व्याख्यान हो जाता है टीचर्स का, उसके बाद में बच्चों को स्वाध्याय करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। उनको लाइब्रेरी में भेजना चाहिए ताकि वो उस पर चर्चा कर सके, चिंतन मनन कर सके। उच्च कक्षाओं में शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो है बच्चे जो है शिक्षार्थियों के उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षार्थियों के प्रवेश के नियम जो है वो कठोर होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि योग्यतम छात्र छात्राएं उनमें प्रवेश पा सके। ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की वहां पर जरूरत नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति जो है राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर होनी चाहिए और अति योग्य व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धि भी दी जानी चाहिए। जो अच्छे टीचर्स हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, उनको अग्रिम वेतन भी हम दे सकते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली में जितना सुधार किया जा सकता हो सुधार किया जाना चाहिए और बाह्य मूल्यांकन स्तर पर जो है हम उस पर महत्व देना चाहिए या उनको कम करके आंतरिक मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तब जा करके हमारी एक विश्वविद्यालय शिक्षा का जो है उन्नयन हो सकता है, वो प्रगति हो सकती है, वो प्रोग्रेसिव हो सकती है, उन्नतिशील वो बन सकती है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कृषि शिक्षा संबंधी अपने कौन-कौन से सुझाव दिए हैं, है ना। ये भी जानते थे कि भारत एक जो है कृषि प्रधान देश है, गांव का देश है। गांव के मुख्य लोगों का जो व्यवसाय है वो कृषि करना है, खेती करना है। किसान लोग हैं, फसलें उगाएंगे, उनके बाप दादाओं ने यही काम किया है तो वो भी आगे इस काम को करेंगे। तो क्यों ना हम किसी क्षेत्र में कुछ नवीनीकरण करें, कुछ नवीन यंत्रों को लाए, नवीन जो है टेक्नोलॉजी को लाए, नवीन जो है बीज लाए जिससे उत्पादन शक्ति हमारी बढ़ सकती हो, है। या जो बच्चे जो है दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए, वो कृषि क्षेत्र में अपना रोजगार ढूंढ सके, है ना। कुछ इस तरह का प्रोग्राम्स में चलाए जाने चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम इस तरह का जो प्रोग्राम है वो प्राथमिक स्तर से ही लेकर के चले। बच्चों में जो है वो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनमें तभी से उनको जानकारी देना शुरू कर दे अपनी कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम के बारे में। तो कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर कृषि संबंधी सामान्य जानकारी जो है उसको पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग बना देना चाहिए। यानी कि पाठ्यचर्या में जो है वो कार्यक्रम होना चाहिए। वहां पर कृषि से संबंधित उनको सैद्धांतिक ज्ञान, उनको प्रायोगिक ज्ञान वहां पर दिया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर जूनियर कृषि विद्यालयों की स्थापना का विचार त्याग दिया जाना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर कृषि को कार्यानुभव का महत्वपूर्ण अंग बना देना चाहिए। यानी कि कृषि से संबंधित कुछ कार्य बच्चों को दिया जाना चाहिए, कृषि के कुछ फार्म होने चाहिए, वहां पर बच्चों को भेजना चाहिए ताकि उनको कुछ एक्सपीरियंस वहां पर प्राप्त हो सके। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कृषि विषय में एक विशिष्टीकरण की व्यवस्था दी जानी चाहिए। स्पेसिफिक एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर एजुकेशन, है ना, शुड बी प्रोवाइड। तो उनको इस तरह की व्यवस्था करानी चाहिए कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कि स्पेशल शिक्षा देनी चाहिए कृषि की। वहां पर कुछ स्पेशल कृषि के यंत्रों की, कृषि के बीज के बारे में बताया जाना चाहिए। अब इन्होंने बताया कि कुछ पॉलिटेक्निक स्तर पर जो बच्चे पहुंच जाते हैं 10वीं के बाद में, 12वीं के बाद में, वहां पर भी कृषि शिक्षा हम दे सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं
कि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण सामान्य छात्रों के लिए प्रत्येक प्रांत में पर्याप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने चाहिए और उनमें आवश्यकता अनुसार कृषि शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। वैसे तो इंजीनियरिंग के स्कूल होंगे, लेकिन वहां पर कृषि इंजीनियरिंग की भी शिक्षा की व्यवस्था वहां पर की जा सकती है। ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज जिनमें कृषि शिक्षा की व्यवस्था हो, उन्हें कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाना चाहिए। यानी कि कृषि विश्वविद्यालय या एग्रीकल्चर जो आपके यूनिवर्सिटी है वहां से वो एफिलिएटेड होने चाहिए। इस तरह के पॉलिटेक्निक स्कूल, इन कॉलेजों का कृषि शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा करने के बाद सामान्य छात्र अपनी कृषि कार्य कुशलता पूर्वक कर सके और योग्य छात्र जो है उच्च कृषि शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश पा सके, वो वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। इन कॉलेजों में कृषकों और कृषि में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए सघन एवं संक्षिप्त कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यानी कि इस तरह के जो कॉलेज होंगे उनमें कृषि से संबंधित विशेष रुचि रखने वाले कुछ इस तरह के जो व्यक्तियों को अपॉइंट करना चाहिए जो अपने क्षेत्र में जो है या अपने पाठ्यक्रम से संबंधित जो है कुछ स्पेशल कार्यक्रम चला सके, स्पेशल शिक्षा वो इस तरह की दे सकते हो। इस स्तर पर महाविद्यालय स्तर की कृषि शिक्षा क्या हो सकती है उसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। वो कह रहे हैं कि नए कृषि महाविद्यालय अभी नहीं खोलने चाहिए, यानी कि अभी पैसा इतना नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि अलग अलग कृषि महाविद्यालय खोले, अपितु वर्तमान कृषि महाविद्यालयों की दशा सुधारी जानी चाहिए। जो हमारे महाविद्यालय खुले हुए हैं अभी, जो उनकी एक दशा, उनकी स्थिति जो है वो सुधार देनी चाहिए, उन्हीं को उनसे काम लेना चाहिए। प्रत्येक कृषि महाविद्यालय के पास कम से कम 200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का फार्म होना चाहिए। यानी कि एक जो डिग्री कॉलेज है उसके साथ में एक 200 एकड़ भूमि का जो खेत है या फार्म कह सकते हैं वहां पर उसको जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए वहां पर ले जाया जा सकता हो। कुछ कृषि महाविद्यालयों में कृषि स्नातक पाठ्यक्रम के स्थान पर उच्च कृषि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यानी कि कृषि महाविद्यालयों में कृषि स्नातक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके स्थान पर जो है उच्च कृषि तकनीकी शिक्षा भी व्यवस्था की जानी चाहिए। नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वहां से उनको सिखाना चाहिए। सभी कृषि महाविद्यालयों का हर 5 वर्ष के बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि हर 5 साल के बाद में कह रहे कि एक तो यूजीसी करे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो बनाई गई है वो इन महाविद्यालयों का, वो इन विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करता रहना चाहिए ताकि वो जो है इसमें आवश्यक सुधार कर सके, उनके सुझाव दे सकते हो। अब इन्होंने ये तो महाविद्यालय स्तर पर थी, अब विश्वविद्यालय स्तर पर की बात आ रही है। वहां पर जो यूनिवर्सिटी जो है उसमें यूनिवर्सिटी के कैंपस में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए कृषि की, उसके बारे में बताया इन्होंने कि प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक शिक्षण कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि कृषि विश्वविद्यालय प्रत्येक प्रांत में होना चाहिए। इसमें स्नातक और प्रास्नातक शिक्षा और कृषि में अनुसंधान कार्य की उत्तम व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए और साथ ही कृषि प्रसार कार्यक्रमों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में कम से कम 1000 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि का फार्म होना चाहिए। यानी कि महाविद्यालय में 200 एकड़ बताया है और विश्वविद्यालय में 1000 एकड़ भूमि चाहिए, क्योंकि वहां पर बच्चे जागृत हो जाते हैं ना, इसलिए उनको बात बताई है उन्होंने। प्रथम स्नातक वर्ष जो है का जो पाठ्यक्रम होगा वो कक्षा 10 के बाद 5 साल का और कक्षा 12 के बाद 3 साल का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम जो है 2 प्रकार के पाठ्यक्रम बता रहे हैं। एक तो अगर 10वीं के बाद करेंगे तो 5 साल का होगा और जो 12 के बाद में करेंगे वो 3 साल का होगा। तो इसमें सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा जो है प्रायोगिक जो कार्य है कृषि से संबंधित उस पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उपाधि प्रदान करने से पहले फार्म पर 1 वर्ष कृषि कार्य करवाना अनिवार्य है। उनको 1 साल का इंटर्नशिप कार्यक्रम दिया जाना चाहिए। उसमें कृषि से संबंधित वो अपने कार्यक्रम रखेंगे, प्रायोगिक कार्यक्रम रखेंगे। कृषि विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जानी चाहिए। यानी कि उन बच्चों को 25% छात्र छात्रा उनमें से चुने और उनको छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। इसके बारे में अन्य
कृषि संस्थानों में कृषि शिक्षा किस प्रकार से हो सकती है, उसके बारे में सुझाव दिए हैं उन्होंने। ये कह रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो IARI के नाम से जाना जाता है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान जो IVRI के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो जाना जाता है, अपने अपने क्षेत्र में परास्नातक शिक्षा की जो है कृषि शिक्षा की व्यवस्था कराए यहाँ पर, और शोध कार्य भी यहाँ पर ये कराए, उसकी जिम्मेदारी अपने आप में अपने सिर पर ले। दूसरा कार्य है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो IARI के नाम से जाना जाता है, कृषि शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। जहां तक संभव हो वो उस कृषि शिक्षा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, एक ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें ताकि जो है बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि लें, और उसमें रुचि लेने के बाद में कि वो नए नए तथ्यों की खोज करें, नए नए सत्यों की खोज करें, ताकि जो है हमारी एक राष्ट्रीय शिक्षा जो है, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें आने वाले बच्चों के लिए कुछ संभावना उसमें उनको दिखाई दे, और वो जो संभावना दिखाई दे रही है उस संभावना से हमारे भारत की एक नई छवि जो है, नई छवि जो है वो हम उस भारत के सामने प्रस्तुत की जा सके।